ब्यामकेश बख्शी की रहस्यमयी कहानियां। हमारे पड़ोस में कल रात फिर से पुलिस ने छापा मारा है। यह तो रोजाना का किस्सा है, अनुकूल मुस्कुराकर बोले। बिल्कुल पड़ोस में मकान न 36 किसी शेख अब्दुल गफ्फार के घर में। अच्छा, मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को, वह अक्सर इलाज के लिए मेरे पास आता है। क्या खबर में है कि किस चीज के लिए छापा मारा गया? कोकेन। यह रहा, पढ़ लीजिए। मैंने अखबार दैनिक कालकेतु उन्हें पकड़ा दिया। अनुकूल बाबू ने माथे पर अटके चश्मे को नीचा करके पढ़ना शुरू किया। गत रात पुलिस ने स्ट्रीट स्थित मकान न 36 शेख अब्दुल गफ्फार के घर पर छापा मारा। हालांकि छापे में कोई गैरकानूनी चीज नहीं पाई गई, तथापि पुलिस को यकीन है कि इस इलाके में कोई गुप्त स्थान है जहां कोकेन का गैर कानूनी धंधा चलता है और उसकी सप्लाई पास पड़ोस तथा अन्य स्थानों में की जाती है। काफी समय से यह अनैतिक गैंग बड़ी चालाकी से इस गैर कानूनी धंधे को चला रहा है। यह शर्म और खेद की बात है कि अब तक इस गुप्त अड्डों का पर्दाफाश नहीं हो पाया और अड्डे का नेता रहस्य में छुपा बैठा है। अनुकूल बाबू कुछ सोचने के बाद बोले, यह सही है। मुझे भी लगता है कि इस इलाके में गैर कानूनी नशीला चीजों का कोई बड़ा गुप्त वितरण केंद्र है। मुझे कभी कभी इसके चिन्ह भी दिखाई दे जाते हैं। जानते हैं कैसे? इतने मरीज जो मेरे पास आते हैं, उनमें से नशेड़ी चाहे जो भी करें, वह डॉक्टर से कोकेन का नशा नहीं छू पा सकता। लेकिन यह अब्दुल गफ्फूर मुझे नहीं लगता कोकेन का नशा करता है। मैं जानता भी हूँ कि नशा करता है, पर अफीम का। यह उसने खुद मुझे बताया है। अनुकूल बाबू, पड़ोस में इतनी हत्या होती हैं, क्या आप सोच सकते हैं इसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने पूछा। इसका बहुत ही आसान स्पष्टीकरण है। जो लोग गैर कानूनी नशीला चीजों का व्यवहार करते हैं, उन्हें हमेशा भय रहता है कि वे पकड़े न जाएं। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि उनके रहस्य को जान लेता है तो उनके पास उसे खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहता। इसे ऐसे समझने की कोशिश करें, मान लो कि मैं कोकेन का अवैध धंधा करता हूं और तुम यह जान लेते तो मेरे लिए तुम्हारा जिंदा क्या मुझे सुरक्षा दे पाएगा? अगर तुमने पुलिस के सामने अपना मुंह खोला तो न सिर्फ मुझे जेल जाना होगा, बल्कि मेरा इतना बड़ा व्यापार डूब जाएगा, करोड़ों रुपए का माल जब्त हो जाएगा। क्या मैं यह सब होने दूंगा? और वे हंसने लगे। मैंने कहा, लगता है आपने अपराध मनोविज्ञान पर गहन अध्ययन किया है। हाँ, यह मेरी दिलचस्पी का एक विषय है। उन्होंने गड़ाई ली और उठ खड़े हुए। मैं भी उठने का सोच ही रहा था कि कमरे में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसकी अवस्था लगभग 23-24 वर्ष होगी। देखने सुनने में वह पढ़ा लिखा नौजवान दिखाई देता था। उसका रंग साफ था, अच्छी कद काठी और देखने में आकर्षक तथा बुद्धिमान लग रहा था। लेकिन उसे देखकर लगता था कि वह बुरे समय से गुजर रहा है। कपड़े अस्त व्यस्त और उलझे बाल थे, जैसे उनमें कई दिनों से कंघी नहीं की गई हो। उसने मुझे जूते भी गर्द से लिपटे हुए थे। उसके मुंह पर आतुरता झलक रही थी। उसने मुझे देखा, फिर अनुकूल बाबू की ओर देखकर बोला, मुझे पता लगा है कि यह बोर्डिंग हाउस है। यहाँ क्या कोई रूम खाली है? हम दोनों ने उसकी ओर कुछ आश्चर्य से देखा। अनुकूल बाबू ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। आप काम क्या करते हैं श्रीमान? वह नौजवान थका होने के कारण मरीजों की बेंच पर बैठ गया और बोला, फिलहाल तो मैं अपने आप को जीवित रखने के जुगाड़ में लगा हूँ। नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और सिर छुपाने की जगह ढूंढ रहा हूँ। लेकिन इस अभागे शहर में एक अच्छा बोर्डिंग हाउस ढूंढना भी असंभव है। सब जगह हाउसफुल है। सहानुभूतिपूर्वक अनुकूल बाबू ने कहा, सीजन के बीच में कोई जगह मिल पाना मुश्किल होता है। आपका नाम क्या है श्रीमान? अतुल चंद्र मित्र। जब से मैं कलकत्ता आया हूँ, मैं नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। जो छोटी सी रकम मैं अपने गांव में सब कुछ बेचकर लाया था, वह भी अब समाप्त होने को है। मेरे पास मात्र 25-30 रुपए ही बचे हैं, जो यदि मुझे दोनों वक्त खाना पड़े तो ज्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं एक अच्छे मेस को ढूंढ रहा हूँ, ज्यादा दिन के लिए नहीं, बस यही कोई महीना 20 दिन के
ये यदि मुझे दोनों वक्त खाना मिल और रहने के लिए जगह तो मैं अपने आप को संभाल लूंगा, अनुकूल बाबू ने कहा। मुझे अत्यंत दुख है अतुल बाबू, मेरे सभी कमरे लेग हुए हैं। अतुल ने एक निश्वास छोड़ते हुए कहा, तो ठीक है, क्या किया जा सकता है। मुझे जाना होगा, कोशिश करता हूँ यदि पड़ोस की उड़िया बस्ती में कुछ मिल जाए। मेरी एक ही चिंता है, रात में मेरे पैसे कहीं चोरी न हो जा। क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? डॉक्टर पानी अंदर चले गए। मुझे उस निस्सहाय नौजवान पर दया आ रही थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैंने कहा, मेरा कमरा काफी बड़ा है, उसमें आसानी से 2 व्यक्ति रह सकते हैं, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो। अतुल उछल पड़ा और बोला, आपत्ति? क्या कह रहे हैं श्रीमान? यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। उसने तुरंत पॉकेट से नोटों का बंडल निकाल लिया और बोला, मुझे कितना देना होगा? आप बता, आपकी बड़ी दया होगी यदि आप मेरा किराया पहले ही जमा कर लें। देखिए, मैं कोई उसकी आतुरता देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, सब ठीक है, आप किराया बाद में दे सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। अनुकूल बाबू पानी लेकर आ गए तो मैंने उनसे कहा, यह नौजवान परेशानी में है, यह फिलहाल मेरे साथ रह सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आभार से अनुग्रहित होकर अतुल ने कहा, इन्होंने बड़ी दया दिखाई है, लेकिन मैं आपको अधिक समय के लिए कष्ट नहीं दूंगा। इसी बीच यदि मैं कहीं और व्यवस्था कर पाया तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। उसने पानी का गिलास खत्म करके मेज पर रख दिया। अनुकूल बाबू ने विस्मित होकर मुझे देखा और बोले, आपके कमरे में यह भी ठीक, कोई आपत्ति नहीं तो मुझे क्या कहना है, आपके लिए भी एक ठीक ही रहेगा। रूम का भाड़ा आधा आधा बढ़ जाएगा। मैंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, यह है बात दरअसल यह है कि यह नौजवान लगता है परेशानी में है। डॉक्टर हंसा और बोला, हाँ ऐसा लगता है। तब ठीक है अतुल बाबू, जाइए अपना सामान ले आइए, आपका यहाँ स्वागत है। जी हाँ अवश्य, मेरे पास अधिक सामान नहीं है, बस एक बेडिंग और एक कैनवस बैग। मैं दोनों को होटल में दरबान के पास छोड़कर आया हूँ, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, जाइए और लौटकर लंच हमारे साथ ही लीजिए। यह तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है, अतुल ने अपनी दृष्टि से मुझे आभार प्रकट करते हुए और चला गया। उसके प्रस्थान के बाद कुछ मिनट तक हम चुपचाप रहे। अनुकूल बाबू गिलास धोने में जैसे खो गए तो मैंने पूछा लिया, क्या सोच रहे हैं अनुकूल बाबू? उन्होंने सजग होकर कहा, नहीं कुछ नहीं, किसी की परेशानी में उसकी मदद करना अच्छा काम है। आपने जो किया ठीक किया, लेकिन जैसा कि आप भी वह कहावत जानते होंगे कि जाने सुने बिना किसी को अपने यहाँ रख लेना जो भी हो, मैं समझता हूँ हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। वे उठे और कमरे से बाहर चले गए। अतुल मित्र ने मेरे कमरे में रहना शुरू कर दिया। अनुकूल बाबू ने उसके लिए एक चारपाई मेरे कमरे में लगवा दी। अतुल दिन में कुछ ही समय के लिए दिखाई देता, अधिकतर वह बाहर ही रहता। वह सुबह ही नौकरी की तलाश में निकल जाता और देर रात 11 बजे के आसपास लौटता। लंच के बाद भी वह बाहर चला जाता, लेकिन जितना अल्प समय भी वह मेस में बिताता, वह उसके लिए सभी लोगों से दोस्ती करने के लिए पर्याप्त था। शाम को कॉमन रूम में रोजाना उसका बेसब्री से इंतजार होता, लेकिन चूंकि उसको ताश खेलना नहीं आता था, वह थोड़ी देर बाद चुपचाप नीचे डॉक्टर से गप्प मारने चला जाता। उससे मेरी दोस्ती जल्दी ही हो गई, क्योंकि हम दोनों हमउम्र थे, इसलिए जल्दी ही हमारे बीच में औपचारिकता खत्म हो गई। अतुल के आने बाद एक सप्ताह सब कुछ शांति से बीती, लेकिन उसके बाद मेस में कुछ अजीब घटना होने लगी। एक दिन शाम मैं और अतुल अनुकूल बाबू से बातचीत कर रहे थे। मरीजों की भीड़ घटकर कम रह गई थी, इक्का दुक्का रोगी अब भी आ रहे थे। अनुकूल बाबू उनको दवा दे थे, साथ साथ कैश बॉक्स संभालते हुए हम लोगों से बातें भी कर रहे थे। में कुछ गर्मा गर्मी थी और अफवाहें का बाजार गर्म था, क्योंकि पिछली रात हमारे मेस सामने के मैदान में हत्या हो गई थी और लाश सुबह मिला थी।
अफवाहों इसलिए भी गर्म थीं क्योंकि लाश की पहचान में वह व्यक्ति गरीब तबके का अबंगाली प्रतीत होता था, किंतु उसकी धोती के फेंटे से 100 के नोटों की गुड्डी बरामद हुई थी। डॉक्टर का कहना था, यह सब कोकेन की तस्करी से ताल्लुक रखता है, क्योंकि यदि हत्या पैसों के लिए गई होती तो भरने वाले के फेंटे से 1000 के नोटों का बंडल कैसे बरामद होता। मेरा मानना है कि वह व्यक्ति कोकेन का खरीदने आया था और इसी दौरान उसे स्मगलर अड्डों के कुछ रहस्य पता लगा गए। हो सकता है उसने पुलिस में जाने की या फिर ब्लैकमेल करने की धमकी दी हो। तो उसके बाद अतुल ने कहा, मैं यह सब नहीं जानता सर, मैं तो डर गया हूं। आप लोग कैसे इस इलाके में रहते हैं? मुझे यदि पहले पता होता तो डॉक्टर ने हंसकर कहा, तब क्या करते? ज्यादा से ज्यादा पड़ोस के उड़िया बस्ती में जाते हैं ना? लेकिन देखिए, हमें कोई डर नहीं लगता। मैं इस इलाके में पिछले लगभग 10 वर्षों से रह रहा हूं। मैंने कभी किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है। मुझे आज तक कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई है। अतुल ने आहिस्ता से कहा, अनुकूल बाबू, मुझे यकीन है आपको भी कुछ रहस्य की जानकारी होगी, है न? एकाएक हमें एक आवाज सुनाई दी। हमने पीछे घूमकर देखा कि आशिवनी बाबू दरवाजों से झांककर हमारी बातें सुन रहे हैं। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। मैंने पूछा, क्या बात है आशिवनी बाबू, आप यहाँ नीचे इस समय क्या कर रहे हैं? आशिवनी घबरा गए और बड़बड़ाए, नहीं कुछ नहीं, मैं तो मुझे बीड़ी चाहिए थी, और बड़बड़ाते हुए ऊपर सीढ़ी चढ़ गए। हम सबने बारी बारी से एक दूसरे को देखा। हम सभी में बुजुर्ग आशिवनी बाबू के लिए काफी सम्मान बाबू था, किंतु वे नीचे आकर चुपचाप हमारी बातें सुन रहे थे। हम लोग जब रात के खाने पर बैठे तो पता चला कि आशिवनी बाबू पहले ही खा हैं। खाने के बाद मैंने रोज की तरह अपनी चरुट सुलगाया और अपने